हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज से रिलेटेड है और जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी अकाउंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी अकाउंट्स बेसिक से रिलेटेड हमने 2 क्लासेस अपलोड की है, जहां बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लासेस भी डिस्कस किए हुए हैं। एंड एक क्लास हमने अपलोड की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज पे। वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एस के जो भी नेम्स हैं वो भी हमने आपको लर्न कराने की कोशिश की है। अगर वो सारी क्लासेस अभी तक आपने नहीं कवर की है तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो क्लासेस भी ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक क्लास आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज से ही रिलेटेड हैं। तो चलो फिर जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे। तो उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आज हम लोग देखने वाले हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू क्लासिफाई बैंक ओडी। नो डाउट अगर हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, देखो बैंक बैलेंस अगर लिखा होता कि हमारे बैंक में बैलेंस है, तब तो ये कहाँ दिखता, असेट साइड दिखता, ये करंट असेट हो जाता। बट अगर हमारे बैंक में ओडी बैलेंस है, ओडी बैलेंस मतलब क्या होता है हम बता दें कि जैसे अगर मान लो तुम्हारा बैंक में करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट की बात नहीं करें, करंट अकाउंट की बात करें, और करंट अकाउंट आप तब ओपन करा सकते हो जब आप बिजनेस में हो। तो आपने करंट अकाउंट बैंक में ओपन कराया और आपका जो बैलेंस है वो है 10,000। आपको बैंक की तरफ से ये फैसिलिटी मिली है कि इस 10,000 के एडिशन में भी आप अप टू 5,000 तक विड्रॉ कर सकते हो। मतलब बैलेंस कितना है 10,000 और आप 15,000 तक विड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आपने निकाली, ये तो आपको बैंक को वापस करनी पड़ेगी ना। तो एक तरह से आपको बैंक ने ये लोन प्रोवाइड किया है। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा है जो आपने बैंक से लिया है, ये तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये आप रख सकते हो, है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ओडी बैलेंस हो गया ओवरड्राफ्ट, जिसको हम लोग कहेंगे करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमें विद इन अ ईयर इसको पेमेंट करना होगा। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड, ये तो सबको पता है कि ये इन्वेंट्री है और ये करंट एसेट का पार्ट है। नेक्स्ट, डैश एसेट वुड बी वन दोज दैट आर वेरी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसको हम कहते हैं लिक्विड एसेट। नेक्स्ट, इनटू व्हाट काइंड ऑफ असेट्स शुड गुडविल बी क्लासिफाइड। गुडविल बेसिकली क्या है, फिक्स्ड असेट है, और फिक्स्ड असेट में भी 2 तरह के असेट होते हैं, एक होता है टैंजिबल और एक होता है इनटैंजिबल। देखो, टैंजिबल मतलब एक ऐसा असेट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, लाइक बिल्डिंग। बट इनटैंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो कि आपके बिजनेस में है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। क्लियर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। अच्छा, एक बात बताएं कि ये पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट क्यों है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में सारी चीज़ें डालनी होती हैं, और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या करंट एसेट है, क्या नॉन करंट एसेट है, क्या टैंजिबल एसेट है, तब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब अगर आउटस्टैंडिंग की बात करें तो ये क्या है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे वेजेस का पार्ट रहा होगा जो आपको पे करना था, करंट ईयर में आपने नहीं किया, तो बट ऑब्वियस आपको नेक्स्ट ईयर में पे करना होगा। नेक्स्ट, असेट्स अपीयरिंग इन द बुक बट हैविंग नो वैल्यू आर ऑल्सो टर्म्ड एज डैश एसेट। कह रहा है कि बुक में तो दिख रहा है पर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसे एसेट को हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हम जीपी दिखाते हैं, नहीं। जीपी कहाँ दिखाते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस में क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट पोर्ट्रेज द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, नन ऑफ द अबव। अब अगर बैलेंस शीट की बात करें तो नो डाउट ये फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मार्क आउट द करेक्ट हेडिंग। अब हमको ये बताना है कि जो हम ट्रेडिंग पीएल की हेडिंग बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, कंपनी का नाम, इनकम स्टेटमेंट एज ऑन, फिर इसमें सीधे सीधे इनकम स्टेटमेंट और डेट दिया हुआ है। इसमें देखो पहले कंपनी का नाम, फिर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, तो हम लोग तो इसी तरीके से बनाते हैं ना, फॉर द ईयर एंडेड, तो करेक्ट आंसर होगा सी। और अगर बैलेंस शीट होती तो एज ऑन होता या एज एट होता। हाउ वुड द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट
बी प्रॉपरली वर्डेड। क्या मेंशन होता है? एज ऑन मेंशन होता है या फॉर द ईयर एंडेड मेंशन होता है? हमेशा याद रखना एज ऑन मेंशन होता है या एज एट, क्योंकि ना वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनती है कि 31 दिसंबर को, या मतलब ईयर एंडिंग पे, लाइक 31 दिसंबर हो सकता है या 31 मार्च हो सकता है, कि उस पर्टिकुलर डेट पे हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या बैलेंस है। क्लियर? तो एज ऑन भी हो सकता है, एज एट भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैश जर्नल? सिंपल कैश बुक है, 2 कॉलमनर है, मल्टी कॉलमनर है, पर क्या बिल्स जर्नल होता है? नहीं, बिल्स जर्नल कैश जर्नल का फॉर्मेट नहीं होता। ऐसे देखो, अगर सिंपल है तो उसमें सिर्फ कैश का कॉलम रहेगा, 2 कॉलम है तो जर्नली कैश बैंक रहता है, और मल्टी कॉलम में डिस्काउंट भी ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग। अब देखो, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट होता है। फर्स्ट में दिया है लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, तो इधर आएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट हो जाएगा। बी तो करेक्ट दिया ही है, और सी भी देखो यहाँ पे ना ये माइनस साइन रह गया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी माइनस असेट इज इक्वल टू करे तो ये भी 0 आएगा, मतलब ये तीनों ही इक्वेशन करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मार्क आउट द अकाउंटिंग इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग। अगेन अगर आप तीनों इक्वेशन देखो तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन करेक्ट दी हुई है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नेक्स्ट, अच्छा, इक्विटी और कैपिटल सेम होता है। फॉर अ बिजनेस जिसका असेट 20,000 है, इक्विटी है 7,500, फाइंड द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। तो बहुत ईजिली हम लोग लायबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 20,000 इज इक्वल टू होगा ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए। बोथ साइड इक्वल करने के लिए बैलेंस कितना हो जाएगा? 12,500, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, इफ अ बिजनेस हैज लायबिलिटीज टोटलिंग रुपीज 12,500 एंड ओनर्स इक्विटी दिया हुआ है 20,000, तो असेट्स कितना होगा देख लेते हैं। हमारे पास लायबिलिटी दी है 12,500 और हमारे पास ओनर्स की इक्विटी दी हुई है 20,000। बस दोनों को टोटल कर दो, ये आएगा 32,500 और यही हमारा असेट होगा। क्लियर? और हमारे पास कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, गिवन द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज 24,000 और ओनर्स की इक्विटी दी हुई है 8,000, तो क्या हम लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल है, 24,000 इज इक्वल टू 8,000 प्लस लायबिलिटी। अब ये साइड और ये साइड इक्वल करने के लिए इधर हमें बैलेंस डालना होगा 16,000 का, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट वुड रिजल्ट इन, ये मिस प्रिंटिंग है। अगर हम कह रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट हम खरीदेंगे तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा, कैपिटल घटेगा, लायबिलिटी घटेगी। देखो, अगर इक्विपमेंट खरीदेंगे तो नो डाउट हमारा असेट तो बढ़ जाएगा, है ना। जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो उससे आपका असेट बढ़ेगा। एंड क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान रहे हैं कि ये ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज किया होगा क्रेडिट पे, तो साथ ही साथ हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी। तो एज पर गिवन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है? बी, इंक्रीज इन असेट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट विल रिजल्ट इन डैश इन असेट्स एंड डैश इन लायबिलिटीज। क्या कह रहा है कि अगर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या मानेंगे कि हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉक है मतलब करंट असेट ये बढ़ जाएगा, साथ ही साथ हमारी करंट लायबिलिटीज भी तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि जब भी आप उधार पे खरीदोगे तो आपका क्रेडिटर बढ़ेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीज एज वेल एज इंक्रीज। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर वुड रिजल्ट इन डैश इन कैपिटल, यहाँ पे डैश इन कैपिटल है, एंड इंक्रीज इन डैश। अगर ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी ना, तो नो डाउट हमारा कैपिटल बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारा असेट भी तो बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, इंक्रीज असेट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल रिजल्ट्स इन, अगर हम अपने डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो हमारा कैश बढ़ गया, मतलब एक असेट बढ़ा, बट एक असेट घटा भी तो। एक करंट एसेट बढ़ेगा, एक करंट एसेट घटेगा। डिक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन असेट, यही ऑप्शन दिया हुआ था हमारे पास, क्योंकि एक असेट बढ़ रहा है, एक असेट घट रहा है। नेक्स्ट, इनकम अर्न्ड दैट इज टू बी कलेक्टेड, कह रहा है कि आपने इनकम अर्न किया है पर अभी ये फ्यूचर में कलेक्ट होगा।
तो जब आप इनकम अर्न कर रहे हो तो किसी भी इनकम से पहली बात तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और वो किसको अफेक्ट करता है, कैपिटल को। दूसरा, फ्यूचर में अभी मिलना है, मतलब बेसिकली अक्रूड हो गया, और अक्रूड है तो वो भी क्या ट्रीट किया जाएगा, असेट की तरफ। तो ये असेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा कैपिटल बढ़ रहा है और असेट भी बढ़ रहा है। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इनकम अर्न दैट हैज़ बीन कलेक्टेड। अब इनकम अर्न हुई और उसको कलेक्ट भी कर लिया गया, तो कैश बढ़ेगा, और क्योंकि इनकम है तो कैपिटल भी बढ़ेगा। तो एक हमारा कैपिटल बढ़ेगा और एक करंट असेट बढ़ेगा। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट, इफ इन अ बिजनेस, मान लो हमारा नेट असेट 5000 है 1 मई को और 31 मई को 8000 है। विड्रॉ कितना कर रहे हैं, 1000 ड्यूरिंग मई। फाइंड द इनकम फॉर मई। देखो सिंपल सी बात है, ये जो नेट असेट दिया है, इस नेट असेट का मतलब ओवरऑल असेट की बात नहीं कर रहे हैं। नेट असेट मतलब क्या होता है कि जब आप बात करते हो अपने कैपिटल की, ठीक है। नेट असेट मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल असेट में से लायबिलिटीज को लेस कर रहे हैं, और ये कौन सी लायबिलिटीज है, टोटल लायबिलिटीज, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटी हो। तो जो हमारे पास बैलेंस बचता है उसको हम लोग नेट असेट कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आएगा बाई बैलेंस BD। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है 5000 और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है टू बैलेंस CD में 8000, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओनर विड्रॉ कर रहा है कितना, 1000 ड्यूरिंग द ईयर। तो टू ड्रॉइंग हो गया, 1000 का वो विड्रॉल कर रहा है, और जो बैलेंस बचा वो क्या आएगा, इनकम ही तो आएगा, चाहे इनकम आएगा चाहे एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये इनकम कितनी हो जाएगी, 4000 की। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। हमने इसलिए आप लोग को लेजर भी बना करके दिखा दिया, सो दैट सेम पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कवर कर पाओ। अगेन देखो नेट एसेट मेरे पास दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओनर ने इन्वेस्ट किया है 2000 ड्यूरिंग जनवरी, फाइंड द नेट इनकम फॉर जनवरी, ठीक है। ये भी सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास दिया हुआ है 20000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 24000, और कह रहा है कि ओनर ड्यूरिंग द ईयर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है 2000 की। अब अगर देखो तो मेरे पास वो साइड इक्वल होना चाहिए, बैलेंस इस साइड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इनकम, और इस साइड आता तो चाहे ड्रॉइंग होता चाहे लॉस होता। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, 2000। नेक्स्ट, अगेन मेरे पास देखो नेट एसेट दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ड्रॉइंग दी हुई है, हमें बस नेट इनकम निकालना है। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है 34,000 का, मेरे पास जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो है 2,000 की, और मेरे पास ड्रॉइंग है 8,000 की। अब बोथ साइड देखो 42,000 आ रहा है, तो क्या मेरे पास कोई नेट इनकम आएगी, नहीं आएगी। करेक्ट आंसर होगा डी, 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रांजेक्शंस रिजल्ट्स इंक्रीज ऑफ असेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। ओनर की इक्विटी भी बढ़ाए और साथ ही साथ असेट भी बढ़ाए। ऐसा कब होगा, बोनस शेयर इशूड फॉर कैश, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। नो डाउट अगर आप शेयर इशू कर रहे हो कैश में तो आपका असेट बढ़ा कैश और इक्विटी बढ़ गई, तो गिवन ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट, डैश डिनोट्स द अमाउंट लॉस फ्रॉम डेटर्स टू हुम द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर से जो पैसा, मतलब डेटर्स को आपने उधार पे गुड्स बेचा है और जो पैसा आपके पास नहीं आया उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसा डूब गया, बैड डेट। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज द ओनर्स इक्विटी एंड ऑल्सो डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, बोनस शेयर्स इशूड, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, एज पर गिवन ऑप्शन देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बोनस शेयर इशूड, क्योंकि जो बोनस शेयर होता है ना वो बेसिकली एडिशनल शेयर होता है जो कि कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं और उसके लिए कोई भी वो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं करते हैं। क्लियर। तो बोनस शेयर बेसिकली इशू होता है शेयर होल्डर्स को और उनके पास जो भी करंट शेयर होल्डिंग होती है उसकी बेसिस पे उनको इशू कर दिया जाता है। तो इससे कंपनी की ओनर इक्विटी तो बढ़ गई नो डाउट, बट ओनर इक्विटी घटी भी। क्यों? क्योंकि वो अपने रिजर्व से, जो उनका फ्री रिजर्व होता है उसी से तो वो बोनस इशू करते हैं। क्लियर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर हम बोनस शेयर इशू करेंगे तो हमारी ओनर इक्विटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं।
बढ़ेगी भी और घटेगी भी साथ ही साथ, तो क्या उससे कोई लायबिलिटी बढ़ेगी? नहीं। शेयर्स इशूड इन पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, अगर आप बिल का पेमेंट कर रहे हो तो बिल पेबल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी घट जाएगी और ओनर इक्विटी बढ़ जाएगी, इसमें उल्टा दिया हुआ है। शेयर्स इशूड फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपके पास असेट आया, आपका असेट बढ़ गया और साथ ही साथ शेयर आपने इशू किया है तो ओनर्स इक्विटी भी बढ़ेगी। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि तीनों ही केसेस में ओनर्स इक्विटी बढ़ने के साथ साथ लायबिलिटी घट नहीं रही है। नेक्स्ट, अनरियलाइज्ड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द ऑफिस सबलेट शुड बी टर्म्ड एज, कह रहा है कि ऑफिस आपने सबलेट किया है, उसका कुछ पोर्शन, ऑफिस का कुछ पोर्शन आपने लेट करने की जगह सबलेट किया, मतलब आपने लेट किया, उसको किसी ने सबलेट कर दिया, उसका अनरियलाइज्ड रेंट है। तो ये अनरियलाइज्ड रेंट आपको फ्यूचर में मिलेगा, आपने अर्न किया है, मिला नहीं है, तो क्या माना जाएगा? अक्रूड इनकम। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ लैंड फॉर कैश बिलो कॉस्ट, अगर मान लो आपने बुक्स में जो लैंड है वो बेची, और बेची कितने पे? अगर 100 रुपये की है मान लेते हैं, तो उसको 90 पे बेचा, ठीक है, तो आपका एक असेट घटा जो कि 100 रुपये का था और एक असेट बढ़ा जो कि 90 रुपये का था, तो इससे क्या होगा? हमारा टोटल असेट घट जाएगा। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ लैंड ऑन अकाउंट एट अ प्राइस अबव इट्स कॉस्ट, अगर 100 रुपये का लैंड आपने 110 पे बेचा तो एक असेट घटा एक असेट बढ़ा, बट जो ओवरऑल असेट है वो 10 रुपये से बढ़ जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा एन इंक्रीज इन टोटल असेट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ अ कार प्राइस 1 लाख इसकी प्राइस है और 10,000 आपने उसके डाउन पेमेंट कर दी है कैश में, और बाकी बैलेंस की आपने 12 इक्वल EMI बनाई है, कैजुअल या इक्वल EMI हम कह सकते हैं। मतलब हमारे पास ये जो 90,000 बचा है इसको हम 12 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, हर एक बार कितना पे करेंगे? 7,500, ठीक है। तो कुछ भी है, ये जो कार आपने खरीदी इससे आपका असेट बढ़ जाएगा ना, तो इंक्रीज हो जाएगा इन टोटल असेट। क्लियर? और खुद ही सोचो, 1 लाख का आप सीधे सीधे कार बुक्स में दिखा रहे हो और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने सिर्फ 10,000 का पेमेंट किया, बाकी पेमेंट तो आप इंस्टॉलमेंट में करोगे ना, तो धीरे धीरे आपका कैश घटेगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल, अगर आप अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्शन कर रहे हो तो डेटर घटेगा, बट साथ ही साथ कैश बढ़ भी तो जाएगा सेम अमाउंट से, तो क्या हमारे टोटल एसेट में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी वुड रिजल्ट इन, जब भी हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश घट जाएगा और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी भी घट जाएगी, तो ओवरऑल देखो हमारा टोटल एसेट क्या होगा? घटेगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी, अ डिक्रीज इन टोटल एसेट। नेक्स्ट, a balance in the wages outstanding account after adjustment have been made at the end of the year should be treated as, कह रहा है wages outstanding है तो उसको हम हमेशा कैसे ट्रीट करेंगे? as liability। Next, in which of the following categories would the balance in the insurance expense account fall? आप क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट है, खर्चा है, तो इसको तो खर्चे की तरह ट्रीट करोगे ना, ये नॉर्मल है, करंट ईयर का एक्सपेंस है, करंट ईयर में पे हो रहा है, तो किस तरह से ट्रीट करेंगे? एज एन एक्सपेंस। नेक्स्ट, अ 5-year प्रीमियम पेड ऑन ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी क्लासिफाइड एज, आपने 5 साल की प्रीमियम एक साथ पे की है तो प्रीपेड एक्सपेंस है, धीरे धीरे करके उसको आप राइट ऑफ कर लोगे। नेक्स्ट, रिसीट फ्रॉम द सेल्स ऑफ सीजन्स टिकट फॉर अ सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट शुड बी क्लासिफाइड एज, अब कह रहा है कि आपने टिकट बेची उससे आपको पैसा आया, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड रेवेन्यू, अक्रूड असेट, अक्रूड लायबिलिटी। अनअर्न्ड रेवेन्यू है ना, मतलब एक ऐसा रेवेन्यू जो कि आपको अभी मिलेगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हाउ शुड इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव बी क्लासिफाइड, आपने अर्न किया है बट रिसीव नहीं किया है, मतलब मिलेगा फ्यूचर में, तो अक्रूड असेट हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम शुड रिसीव बाय एन इंश्योरेंस कंपनी शुड बी क्लासिफाइड एज, आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मिला है, रिसीव्ड हुआ है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो ये भी आपका रेवेन्यू है, असेट या लायबिलिटी नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, टैक्सेस ओड बट पेबल इन द फॉलोइंग पीरियड शुड बी क्लासिफाइड एज, आपको पेमेंट करना है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो अक्रूड लायबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, if closing stock appears in a trial balance while preparing the final accounts, it should enter in, वो ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहा है तो सिर्फ उसकी एक ही एंट्री होगी और वो एक एंट्री कहाँ होगी बेटा? बैलेंस शीट में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, व्हाट डज अ क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इंडिकेट, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो परचेज की फिगर में एडजस्टेड है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक हैज बीन ऑलरेडी एडजस्टेड इन द स्टॉक फिगर और परचेजेस फिगर। नेक्स्ट, stock does not include goods in the hands of an agent,
गुड्स आउट ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम स्टॉक की बात करें तो इसमें क्या नहीं आता, गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरिंग टू द बायर, मतलब उस आप कह रहे हो कि गुड्स बिक गया है पर अभी डिलीवरी के लिए हम वेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इन्वेंट्री में नहीं दिखाते, ये तो मानते हैं कि बिक गया ना। क्लियर। नेक्स्ट, स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स हेल्ड एज सिक्योरिटी, गुड्स सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर्ड, गुड्स विद कस्टमर्स फॉर अप्रूवल ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में ये गुड्स इंक्लूड होता है जो गुड्स आपने बेचा अप्रूवल या सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे। नेक्स्ट, स्टॉक इज वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द डैश फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फीफो बेसिस, लीफो बेसिस, बेस स्टॉक मेथड, एनी ऑफ द अबव मेथड। कह रहा है कि जो स्टॉक है फाइनल अकाउंट्स में वो तो किसी भी बेसिस पे रिकॉर्ड हो सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ अ बिजनेस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो टर्म्ड द डैश इक्वेशन, बुक कीपिंग, ट्रायल बाय बैलेंस, एनुअल रिव्यू, बैलेंस शीट। नो डाउट अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन के एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो हम लोग उसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अंडरलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड विल कंसिस्ट ऑफ, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में बेसिकली क्या होता है, एक तो शेयर होल्डर्स का फंड होता है, प्लस जो भी आपने लोन्स लिया मतलब जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं वो होंगी, माइनस जो भी नॉन ऑपरेटिंग असेट है उसको हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नॉन ऑपरेटिंग असेट अमंग द फॉलोइंग। देखो नॉन ऑपरेटिंग मतलब ये होता है कि जो बिजनेस जो ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे अगर हम लोग लैंड की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो नो डाउट वो आप अपने डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ करो, बट अगर आप इनने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो तो नॉन ऑपरेटिंग है ना, वो आपके बिजनेस का पार्ट थोड़ी है। हाँ, ये है कि बिजनेस का पैसा है, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया सो दैट कुछ ना कुछ वहाँ से रिटर्न मिलता रहे। नेक्स्ट, बोनस शेयर भी इशूड आउट ऑफ, हम पहले बताए कि बोनस शेयर आप फ्री रिजर्व से इशू कर सकते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से इशू कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से रिजर्व इशू कर सकते हो। तो ऑप्शन दिया है शेयर प्रीमियम, बैलेंस इन पीएल, जर्नल रिजर्व, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि इनमें से आप किसी से भी बोनस शेयर इशू कर सकते हो क्योंकि ये सारे क्या है, फ्री रिजर्व से। नेक्स्ट, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट डिनोट्स, प्लगिंग बैक का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एक्सेसिव प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा कर लो तो क्या है, वो तो डेंजरस ही ना साबित होगा क्योंकि आप प्रॉपर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो कभी भी मतलब प्रॉफिट आप उतना इकट्ठा करो जितना आपको फ्यूचर में काम आए, और बाकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन, येस। प्रूव डेंजरस, येस। लीड टू ओवर इन्वेस्टमेंट, येस। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट डज नॉट पोज अ बर्डन ऑन अ कंपनीज फाइनेंस। देख लेते हैं, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिटेन्ड अर्निंग। देखो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, कंपनी जो अपने प्रॉफिट को इकट्ठा करती है उसी को रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो अगर वही पैसा आप एज अ फाइनेंस अपने बिजनेस में लगा दो तो क्या कंपनी पे किसी भी तरह का कोई बर्डन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी, रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट, करंट एसेट में क्या चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक बैलेंस, मशीनरी, पेटेंट राइट। पहला, तीसरा, चौथा ये तो फिक्स्ड एसेट है, बट अगर कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो ये करंट एसेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या हो जाएगा हमारा करंट एसेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है, देखो पहला, दूसरा और लास्ट ये करंट लायबिलिटी है, कैपिटल रिजर्व हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। अ डेबिट नोट रिफर्स टू अ नोट सेंड, डेबिट नोट एक ऐसा नोट होता है जो कि सेलर भेजता है किसको, बायर को, कि आपकी इतनी ऑब्लिगेशंस ड्यू हैं। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, बाय सेलर्स ऑफ गुड्स टू बायर ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट एसेट, देख लेते हैं, प्रीपेड रेंट, स्टॉक, गुडविल, नन ऑफ द अबव। नॉन करंट एसेट हो जाएगा गुडविल। अ रिजर्व इज अ चार्ज अगेंस्ट, अगर हम रिजर्व की बात करें तो ये पीएल एप्रो के बाद जो बैलेंस बचता है उसमें से हम रिजर्व देते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, अ प्रोविजन रिफर्स टू अ डैश रिजर्व। अब प्रोविजन की बात करें ना तो प्रोविजन हमेशा स्पेसिफिक रिजर्व होता है। खुद सोचो क्यों, क्योंकि जैसे प्रोविजन मान लो आपने बैड डेट के लिए बनाया तो नो डाउट वो सिर्फ बैड डेट के लिए ही आप यूज करोगे ना, वो जर्नल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा सी, स्पेसिफिक। नेक्स्ट, हमारे पास सेल्स दिया है, जीपी दिया हुआ है, परचेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्या हम ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं? हाँ, देखो हमने ना एक कॉन्सेप्ट की क्लास अपलोड की थी जहाँ हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है
तो कैसे हम उसको ऑन सेल्स कन्वर्ट करेंगे, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो कैसे ऑन कॉस्ट कन्वर्ट करेंगे। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ वो क्लास कवर कर लेना क्योंकि वो बहुत रेलेवेंट है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कि 1/3 है ऑन कॉस्ट, तो सबसे पहले हम क्या करें कि उसको सेल्स में कन्वर्ट कर लें। अगर मान लो हमारी कॉस्ट है 100 रुपीज़ की, तो हमारा जीपी कितना हो गया 33.33%, मतलब हमारा टोटल सेल्स वैल्यू कितना होगा 133.33%। अब यहाँ एक बात समझो कि अगर ये 33.33% कॉस्ट पे है तो सेल्स पे कितना होगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आएगा 25% ऑन सेल्स। क्लियर कि अगर कॉस्ट पे 1/3 है प्रॉफिट तो सेल्स पे कितना होगा 25%। क्या मेरे पास सेल्स दी है? हाँ दी है। तो जीपी सीधे सीधे कितना निकल जाएगा 60,000 का 25% मतलब 15,000। अब अगर हम सेल्स में से जीपी माइनस कर दें तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा जो कि आएगा 45,000। क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो ये है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मेरे पास बाकी फिगर्स दी है? हाँ दी है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, उसको एक्स मान लेते हैं। मेरे पास परचेजेस दिया है 49,000, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है 9,000। तो जब आप एक्स की वैल्यूएशन करोगे मतलब वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा बी 5,000। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं दिया है बट एंड का दिया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया है, ड्राइंग दिया है, लॉस दिया है। क्या हम कैपिटल इन द बिगनिंग निकाल सकते हैं? हाँ, मेरे पास कैपिटल इन द बिगनिंग नहीं दिया है बट एट द एंड दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 5,000, आपकी ड्राइंग से 8,000 की और आपका लॉस है 10,000 का। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा सी 20,000। नेक्स्ट अगेन देखो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है कॉस्ट पे और सेल्स दी हुई है 1,50,000। देन द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी इक्वल्स टू, ये मिस प्रिंटिंग है, वुड बी इक्वल्स टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी। सिंपली देखो अगर हम मान रहे हैं कि हमारी कॉस्ट 100 है तो हमारे पास जीपी कितना हो गया 20, तो हमारी सेल वैल्यू कितनी हो गई 120। अगर जीपी कॉस्ट पे 20% है तो सेल पे कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको 100 ना भी करें तो 1/6 आ जाएगा सेल का। ठीक, तो जीपी कितना हो जाएगा भाई, मेरे पास सेल दी हुई है 1,50,000, सीधे सीधे इसका 1/6 निकालेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ग्रॉस प्रॉफिट की वो आएगी 25,000। सिंपल। नेक्स्ट, while preparing annual financial statements, credit balance shown by the bank passbook should be treated as, अगर क्रेडिट बैलेंस है किसमें, बैंक पासबुक में, कैश बुक में नहीं पूछ रहा है, पासबुक में पूछा है तो वो हमेशा क्या शो करेगा, असेट। नेक्स्ट, एन एस्टिमेट ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म एज ऑन अ गिवन डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे जो एस्टिमेट होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज का वो क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट। नेक्स्ट अगेन देखो प्रोविजन क्या है, स्पेसिफाइड रिजर्व या हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक। नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, पहले आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे, फिर ट्रेडिंग बनाओगे, फिर पीएल बनाओगे, फिर पीएल एप्रो बनाओगे और फिर बैलेंस शीट बनाओगे, है ना। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी 24351। नेक्स्ट, while preparing the annual financial statement, the balance of prepaid rent account should be treated as a balance of, क्योंकि प्रीपेड रेंट है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, वहाँ हमने इनफैक्ट इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया है। नेक्स्ट, while preparing annual financial statement, the balance of bills receivable account can be treated as, बिल रिसीवेबल अकाउंट को हम अक्रूड इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, असेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट बैलेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इन दोनों की तरह तो कर सकते हैं बट अक्रूड इनकम वो नहीं होगा, वो तो करंट असेट है ना। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अगेन क्या ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मान लो हमारी कॉस्ट है 100 रुपये की तो हमारा लॉस कितना हो गया 25% ऑन कॉस्ट, तो हमारा सेल कितना हो गया 75। अगर हमारा लॉस कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 75 मतलब 1/3 ऑन सेल हो जाएगा। ठीक, बट ये ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, याद रखना। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, COGS निकालेंगे। COGS कितना हो जाएगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट होता है तो प्लस क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। तो 4,80,000 का 1/3 कैलकुलेट करोगे
तो इसका 1/3 कितना आ जाएगा 1,60,000। तो हमारा जो COGS फाइनल आएगा वो आएगा 6,40,000। अब ये 6,40,000 हमारा COGS है, इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है 3,50,000 और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000। अब बस आप ओपनिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, आपका आंसर आएगा 3,50,000। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे पास सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है द कंसर्न्स परचेजेस वुड अमाउंट टू, कि टोटल इनका परचेजेस कितना है। तो परचेजेस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास COGS दिया हुआ है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बस बाकी कोई फिगर रेलेवेंट ही नहीं है। सीधे हम करेंगे 1,50,000 इज इक्वल टू 60,000 प्लस x माइनस 40,000। ठीक, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, मतलब परचेजेस की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1,30,000। ना तो हमें डेटर की ज़रूरत है, ना हमें क्रेडिटर की ज़रूरत है, ना हमें सेल्स की ज़रूरत है, डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ COGS। क्लियर? तो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चंस था, MCQs था रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है तो बहुत ही आराम से ये सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बोला कि आप ज़रूर से कवर कर लेना, प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है और क्लास के एंड में भी आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। आज की क्लास की PDF अगेन आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी सेक्शन पे मिल जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।